बेटा हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे ज्योग्राफी की बुक का, जिसका नेम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपने जो फर्स्ट चैप्टर किया था ना, उसमें आपने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप के होते हैं। आज हम उनमें से हर एक रिसोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो ये सबसे पहले वाला है आपका लैंड रिसोर्स। इसमें लैंड रिसोर्स के बारे में हमने कल बात की थी कि लैंड रिसोर्स होता क्या है। लैंड रिसोर्स क्या है? लैंड रिसोर्स के अंदर आपके माउंटेन्स, आपके प्लेटूज, है ना, ठीक है, मतलब स्थल पर जो जो चीजें हैं, स्थल के रूप है, जो पर्वत है, पठार है, रिवर वैलीज है, ये सब आपके लैंड जो रिसोर्स है उसमें काउंट होते हैं। तो लैंड यूज, हमने कल लैंड यूज के बारे में भी पढ़ा कि लैंड यूज क्या है? लैंड का यूज करना किसी भी पर्पस के लिए, मीन्स हम एग्रीकल्चर, खेती कर रहे हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं मानव अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर रोज ही अपने एनवायरनमेंट में चेंज कर रहा है। तो मीन्स वो लैंड का यूज कर रहा है, कहीं पर बिल्डिंग्स बना रहा है, कहीं पर वो खेती के लिए जो जमीन है उसको भी वो साफ कर बिल्डिंग्स बनाने लग रहा है, कहीं पर रोड बन रहे हैं, कहीं पर आप देखिए पुल बन रहे हैं। तो मानव जो है अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग वो लैंड को यूज करता है, ठीक है। आज हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द लैंड यूज। इसकी बात करेंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज, कि लैंड यूज को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मीन्स ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो हमारे भूमि के उपयोग को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मान लीजिए खेती है, खेती कौन से एरिया में करेंगे हम, मतलब हमें प्लेन जमीन मिल जाए तो हम वहां पर खेती करेंगे, या फिर कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां पर पानी रुकने की संभावना ना हो, मीन्स पर्वतीय क्षेत्र है, खेती करेंगे, पानी डालेंगे तो पानी सीधा ढलान से बह जाएगा। ऐसे एरिया के अंदर खेती करना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आज हम उन्हीं फैक्टर्स की बात करेंगे कि लैंड यूज को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपका टोपोग्राफी। कौन सा है? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी को क्या बोलते हैं? टोपोग्राफी को बोलते हैं स्थल आकृति, मीन्स वहां की स्थल आकृति कैसी है, क्या वो कोई ऊंचा प्रदेश है, या फिर वो कोई गहरा प्रदेश है, या फिर वो समतल मैदान है, वहां की स्थल आकृति कैसी है, ये डिपेंड करता है कि मानव उस लैंड को किस तरीके से यूज करने वाला है। देखिए, द फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया अफेक्ट द लैंड यूज पैटर्न। किसी भी एरिया का, किसी भी लैंड का जो फिजिकल फीचर है, जो उसका भौतिक फीचर है, मीन्स क्या है वहां पर, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेटू है, क्या है, वो उसके लैंड यूज को अफेक्ट करता है। फर्टाइल प्लेन्स विद अ गुड नेटवर्क ऑफ रिवर आर सुटेबल फॉर मैन सेटलमेंट। जैसे कि फर्टाइल प्लेन, एक उपजाऊ जमीन, उपजाऊ जो मैदान है, वहां पर एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क होता है, मीन्स एक उपजाऊ जमीन है, साथ में वहां पर नदी भी है, तो ऐसी जगह मानव की सेटलमेंट के लिए बहुत ही उपयोगी रहती है। आपने देखा भी होगा कि जितनी भी सिविलाइजेशन डेवलप हुई, हमने क्लास 6 में पढ़ा, इंडस सिविलाइजेशन थी, आपकी मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी, जितनी भी सिविलाइजेशन डेवलप हुई वो सब आपकी रिवर के किनारे पर ही हुई। क्यों? क्योंकि मानव को जो है क्या चाहिए, मानव खेती करता है, खेती के लिए उसे वाटर चाहिए, वाटर उसे रिवर से मिल जाता था। दूसरा, रिवर के पास की जो जमीन है वो काफी फर्टाइल होती है, तो इसलिए जो मानव, सबसे पहले मानव ने रहकर जब सेटलमेंट्स बनानी शुरू की, बस्ती बनानी शुरू की, तो वो कौन सी जगह थी? बैंक ऑफ द रिवर। On the other hand, our lofty mountains might not be suitable due to the difficulty in constructing roads and railways। और वहीं दूसरी तरफ यदि कोई माउंटेन का एरिया हो, मीन्स पर्वत है, तो वो सुटेबल नहीं होता कि वहां पर रोड बनाई जाए, क्योंकि काफी ऊंचा नीचा प्रदेश है, पर्वत है, पर्वत पर ढलान है, ढलान जो है आपकी स्टीप भी हो सकती है, जेंटल भी हो सकती है। खास तौर पर जो स्टीप स्लोप के माउंटेन है, जो खड़ी ढाल वाले जो पर्वत है, वहां पर सड़कों को बनाना बहुत ही मुश्किल है, सड़कों को बनाना, रेलवे लाइन बनाना, वहां पर खेती करना, ये सब बहुत ही मुश्किल है। सेकंड जो इसका फैक्टर है वो है इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर, अब ये इकोनॉमिकल फैक्टर क्या है? इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक रूप से, आर्थिक स्थिति जो है वो कितनी डिपेंड करती है। A land will not be used if a cost of using it is high। उस लैंड को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते जहां पर उसको इस्तेमाल करने की लागत ज्यादा हो। मीन्स जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है माइनिंग वर्क का, मीन्स जिस क्षेत्र में हमें पता है यहाँ पर खनिज मिल रहे हैं,
लेकिन खनिजों को हमें जमीन से खोद कर निकालना है, हमें वहाँ पर माइनिंग का वर्क करना है, लेकिन उस वर्क को करने के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, बहुत ज़्यादा मनी का यूज़ करना पड़ा है। तो मानव वहाँ पर क्या है, उसको नहीं यूज़ करेगा, वहाँ पर वो मिनरल्स का जो है एक्सट्रैक्शन नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा, जब तक कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी ना डेवलप हो जाए, जिससे कि वो कम मनी में, कम पैसे में उस चीज़ को वहाँ से बाहर निकाल पाए। तो यही है आपका इकोनॉमिकल फैक्टर। A land will not be used if the cost of using it is high. For example, mining work will not be carried out in a region if excessive expenditure involved in acquiring minerals from that region. यदि किसी रीजन से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए बहुत ज़्यादा लागत लगती है, तो वहाँ पर माइनिंग वर्क जो है इम्पॉसिबल है। माइनिंग वर्क विल नॉट बी पॉसिबल अनलेस लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड। और माइनिंग वर्क वहाँ पर तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि हम वहाँ पर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी न डेवलप कर दें जिससे कि वहाँ पर कॉस्ट जो है, जो कॉस्ट यूज हो रही है मिनरल्स को निकालने की, वो लो हो जाए। थर्ड है आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, जो आपकी प्रौद्योगिकी है, जो नई नई टेक्निक्स आ रही है, वो डिपेंड करती हैं कि हम लैंड का यूज किस तरीके से करेंगे। द सिचुएशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑल्सो डिटरमाइंस द नेचर ऑफ लैंड यूज। फिर सिचुएशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कि मानव के विकास की जो स्थिति है वो भी निर्धारित करती है कि हम लैंड का यूज किस तरीके से करने वाले हैं। क्योंकि आज मानव ने बहुत सारी न्यू टेक्निक्स को डेवलप कर लिया है, जिसके द्वारा उसने क्या किया है, उसने मतलब बंजर जमीन को भी उपजाऊ बनाने के नए नए मेथड ढूंढ लिए हैं। कई नई टेक्निक्स के द्वारा उसने कोई ऐसी जगह जहां पर वो काम नहीं हो सकता था, न्यू टेक्निक्स के द्वारा उसे वहां पर वो करने लगा है। इन अ बैकवर्ड और अनडेवलप्ड एरियाज द लैंड इज यूज्ड ओनली फॉर एनिमल रियरिंग एंड ऑब्टेनिंग फॉरेस्ट वेल्थ एक्सेट्रा। कोई अनडेवलप्ड एरिया हो, कोई पिछड़ा जो क्षेत्र है, वहां पर लैंड का इस्तेमाल किया जाता था सिर्फ एनिमल रियरिंग के लिए, पशुओं को पाला जाता था, या फिर जंगल से जो भी उन्हें संपदा मिल जाती थी, जंगल से फल फ्रूट जो भी चीजें वो जंगल से प्राप्त करते थे, बस सिर्फ वो इसी का इस्तेमाल करते थे, वो पिछड़े क्षेत्र के जो लोग थे। Whereas in the developed area, लेकिन जब वो एरिया डेवलप हो गया, लैंड इज यूज्ड फॉर एडवांस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, वहां पर खेती के भी न्यू टेक्निक्स को यूज किया जाने लगा। जैसे देखिए, पहले खेतों को मानव जो है अपने हाथों से जोतता था, है ना, हल बनाकर। फिर आपने देखा कि बैल के द्वारा मानव खेतों को जोतता था, और अब आप देखते हैं ट्रैक्टर के पीछे ही मशीन लगा दी जाती है, जिससे एक ही व्यक्ति एक दिन में कई कई खेतों को जोत लेता है। तो न्यू टेक्निक्स जैसे डेवलप होती जा रही है, उससे मानव का टाइम भी सेव हो रहा है और मानव जमीन को और अच्छी तरीके से यूज कर रहा है। Whereas in the developed areas, land is used for advanced agricultural activities, construction work and establishment of industries. वैसे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं, जैसे जैसे डेवलप होता जा रहा है, मानव पर्वतों को काटकर भी रेलवे लाइन बनाता जा रहा है, रोड बनाता जा रहा है, जगह जगह इंडस्ट्रीज बनती जा रही हैं। एंड लैंड इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन अ डेवलप्ड एरिया। और कोई एक विकसित क्षेत्र है, मीन्स विकसित क्षेत्र कौन सा होगा, जो प्लेन एरिया होगा, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है उसका भी बहुत ही गहरा जाल, बहुत ही डेंस नेटवर्क होता है, मीन्स सड़कें और रेलवे लाइन का जाल बिछा है। नेक्स्ट है अदर फैक्टर्स। बहुत से और भी फैक्टर हैं, ये तीन तो है ही आपके, टोपोग्राफी, इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल। इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं। उन अदर फैक्टर्स में हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे कि वाटर का अवेलेबल होना, कि वहाँ पर वाटर है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, या फिर वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, सोइल की क्वालिटी कैसी है वहाँ पर। देखिए इसको अदर फैक्टर्स ऑफ लैंड यूज आर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ सोइल एंड क्लाइमेट एक्सेट्रा। मीन्स पानी की उपलब्धता। यदि किसी क्षेत्र में पानी नहीं है तो हम वहाँ पर खेती कैसे कर सकते हैं, खेती नहीं हो सकती। तो ये भी डिपेंड करती है कि हम लैंड का यूज किस चीज के लिए कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, मिट्टी फर्टाइल है या लेस फर्टाइल है, ठीक है। क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मीन्स अलग अलग फसलों के लिए हमें अलग अलग टाइप का क्लाइमेट चाहिए। तो किस प्रकार की क्रॉप किस टाइप के क्लाइमेट में ग्रो कर सकती है, या फिर वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर की प्रक्रिया संभव नहीं है, वहाँ पर कुछ और काम किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द लैंड है फर्टाइल सोइल, यदि कहीं पर फर्टाइल सोइल विल बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, यदि कहीं पर जमीन या मिट्टी उपजाऊ है तो वहाँ पर हम उसे खेती के लिए यूज कर सकते हैं। लैंड विल बी यूज्ड फॉर हाउसिंग इन गुड
क्लाइमेट एरिया और एक ऐसा एरिया जहाँ पर गुड क्लाइमेट हो। गुड क्लाइमेट कैसी होती है? जो कि हार्श ना हो, मीन्स ज़्यादा गर्म ना हो, ज़्यादा ठंडी ना हो। ऐसे गुड क्लाइमेट के अंदर भी मानव रहना पसंद करता है। ठीक है, ऐसी जगह के अंदर जो है मानव अपनी सेटलमेंट्स बनाता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज की। क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। किस तरीके से हम वर्गीकरण कर सकते हैं लैंड रिसोर्स का? मींस लैंड या तो किसी व्यक्ति की प्राइवेट हो सकती है, जैसे कि आप देखते हैं आपकी प्राइवेट लैंड, आपने उस पर अपना घर बनाया, अपनी दुकान बनाई, अपना खेत बनाया, आपका प्राइवेट है, आप ही उस पर काम कर रहे हैं। एक तो ये हो गया। और सेकंड हो गया आपकी जो कॉमन लैंड, जो पूरी की पूरी कम्युनिटी यूज करती है। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट के अंदर, एक कौन सा? प्राइवेट, और दूसरा आपका कौन सा हो गया? कम्युनिटी लैंड। तो प्राइवेट जो लैंड है आपकी, ये इंडिविजुअल है, किसी भी व्यक्ति की अपनी हो सकती है। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड एंड यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल ओनली फॉर पर्सनल पर्पस। कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनल पर्पस के लिए उस जमीन का यूज करता है। वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए कैसे भी यूज करे, अपना घर बनाए, फैक्ट्री बनाए, कुछ भी करे, वो उसकी मर्जी है, क्योंकि वो उसकी जमीन है। सेकंड है आपकी कम्युनिटी लैंड। अब कम्युनिटी लैंड क्या है? कम्युनिटी लैंड जो कि किसी एक व्यक्ति की ना होकर पूरी की पूरी कम्युनिटी की होती है। कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड एंड यूज्ड बाय द कम्युनिटी फॉर द कलेक्टिव पर्पस। पूरे के पूरे कलेक्टिव पर्पस जो सभी के लिए हो, ऐसे काम के लिए यूज किया जाता है, जैसे स्टोरेज ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड फूड ट्रेड, जैसे कि अनाज का, फ्रूट का या सब्जियों का भंडारण करना। कम्युनिटी लैंड्स आर आल्सो नोन एज अ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, जिसे हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज यानी कि सार्वजनिक, कॉमन और मींस साझा संपत्ति रिसोर्स भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड। कंजर्वेशन ऑफ लैंड में देखिए, अब चलता है हमारा टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ लैंड। क्या होता है कंजर्वेशन? मीन्स जमीन का संरक्षण करना, भूमि का बचाव, उसका संरक्षण करना। कंजर्वेशन ऑफ लैंड to fulfill the various needs of growing population, the pattern of land is changing rapidly. Mountains are being cut to spread the network of railway and road. Dense forests are being replaced by a human settlement. To fulfill the various needs of growing population, बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए लैंड का जो यूज है वो भी चेंज होता जा रहा है बहुत तेजी से। माउंटेन्स आर बीइंग कट टू द स्प्रेड द नेटवर्क ऑफ रेलवे एंड रोड। माउंटेन्स को भी हम कट कर रहे हैं आज रोड और रेलवेज बनाने के लिए। डेंस फॉरेस्ट आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द ह्यूमन सेटलमेंट, और जो घने जंगल है उनको काट कर भी मानव की सेटलमेंट्स, बस्तियां बनाई जा रही हैं। The development in technology are changing barren land into the agricultural land, और आज मानव ने इतना तकनीकी विकास किया है कि उसने बंजर भूमि को भी उपजाऊ जमीन में बदल दिया है। Due to the rapid increase in activities related to agriculture, industries and manufacturing, the pressure on land is increasing. कह रहे कि जो इतना रैपिड, इतना तेज गति से जो एक्टिविटीज हो रही हैं, खेती की है, इंडस्ट्रीज बन रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसके कारण हमारे लैंड रिसोर्स पर क्या है? प्रेशर पड़ता जा रहा है, जिसके रिजल्ट जिसके क्या परिणाम निकल रहा है? कई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, लाइक लैंड डिग्रेडेशन, भूमि का न्यूनीकरण हो रहा है, मींस डिक्लाइन क्वालिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की क्वालिटी गिर रही है, वाटर की क्वालिटी गिर रही है, वेजिटेशन कंडीशन, ठीक है, ये किस लिए वेजिटेशन की जो कंडीशन है वो भी आपकी डिक्लाइन हो रही है। और लैंडस्लाइड, भूस्खलन हो रहा है, आप देख रहे हैं पर्वत गिर रहे हैं, ठीक है, सॉइल इरोजन, मिट्टी का अपरदन हो रहा है, कटाव हो रहा है, लैंड पॉल्यूशन, जमीन का प्रदूषण हो रहा है, और इंक्रीजिंग, ये सब बढ़ता ही जा रहा है। मानव अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नई नई टेक्निक्स तो लगा रहा है, उसको फायदा हो रहा है, लेकिन साथ साथ ये नुकसान भी हो रहा है। Therefore we must take use of land in a systematic way so that maximum utilization is ensured that the minimum cost and labor। इसीलिए हमें ये चाहिए कि हम बहुत ही सिस्टमेटिक, बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से हम जमीन का उपयोग करें, और ताकि कम लागत में हम
उसका उपयोग कर पाए। चाइना इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ लैंड यूज एफिशिएंसी। चाइना जो है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है लैंड यूज का। द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। आप सभी को पता है विश्व में हाईएस्ट पॉपुलेशन किसकी है? चाइना की। फर्दर ओनली अबाउट 1/3 ऑफ इट्स टोटल एरिया इज कल्टिवेटेड। फिर भी सिर्फ इसकी टोटल चाइना की सिर्फ 1/3 भाग पर ही खेती की जाती है, जिसके कारण चाइना फेस्ड अ प्रॉब्लम ऑफ फीडिंग इट्स ग्रोइंग पॉपुलेशन। जिसके कारण जो चाइना है अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए उसे भोजन की कमी हो रही है। बट इट इंट्रोड्यूस अ वेरियस मेजर टू प्रोटेक्ट इट्स फार्मलैंड एंड वाज एबल टू प्रोड्यूस एजुकेट अमाउंट ऑफ फूड। लेकिन इसके बावजूद भी उसने लोगों ने वहाँ पर कई ऐसे न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, कई नए फार्मलैंड बनाए जिसके द्वारा उन्होंने भूमि का इतने अच्छे से उपयोग किया कि वो अपनी इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकाल पाए हैं। Thus a well planned land is used for land conservation। तो मीन्स लैंड कंजर्वेशन क्या होगा? वेल प्लान यूज इज कॉल्ड लैंड कंजर्वेशन। मतलब एक वेल प्लान, एक बहुत ही सुनिश्चित तरीके से जब हम लैंड का यूज करते हैं उसको ही हम लैंड कंजर्वेशन बोलते हैं। To ensure a well planned land use and to minimize land degradation, following steps should be taken। फिर वेल प्लान हम इसका यूज करें ताकि लैंड का डिग्रेडेशन कम हो, उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप क्या है? अफॉरेस्टेशन शुड बी प्रमोटेड। अफॉरेस्टेशन होता है वनारोपण, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। यूज फॉर केमिकल फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड शुड बी रेगुलेटेड। और केमिकल फर्टिलाइजर जो उर्वरक है, जो केमिकल उर्वरक है और जो आपकी कीटनाशक दवाइयां हैं उन पर भी नियंत्रण करना चाहिए। माइनिंग एक्टिविटीज शुड बी कंट्रोल्ड। जो खनन की प्रक्रिया है उस पर भी नियंत्रण होना चाहिए। ओवरग्रेजिंग बाय कैटल शुड बी चेक। जो पशु ओवरग्रेजिंग करते हैं, अति पशु चारण, मतलब घास के मैदानों में पशुओं को बहुत ज्यादा चराया जाता है जिसके कारण वहां पर वेजिटेशन खत्म हो जाती है, तो उस पर भी रोक लगानी चाहिए। इंडस्ट्रियल एफिएंट्स should be treated before discharging them on land or into a river। इंडस्ट्रीज के जो प्रदूषक तत्व हैं उन्हें भी हमें बहाने से पहले उन्हें ट्रीट कर लेना चाहिए। Locating landslide prone area by using hazard mapping and expanding the vegetation across land to control the landslide। लैंडस्लाइड को कंट्रोल करने के लिए जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज है, मतलब जहां पर लैंडस्लाइड हो सकता है, उनको हमें मैप के द्वारा या वहां पर वेजिटेशन को लगाकर हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए। नो कंस्ट्रक्शन वर्क शुड बी अलाउड इन द लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज। हमें किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करना चाहिए उन एरिया में जहां पर भूसंकलन हो सकता है। स्ट्रॉन्ग कंटिन्यू बैरियर्स शुड बी रेज्ड टू स्टॉप द स्लिपिंग ऑफ लैंड। लैंड को स्लिप होने से, जमीन को खिसकने से बचाने के लिए हमें वहां पर एक सुरक्षा दीवार, एक वहां पर हमें बैरियर्स बनाना बहुत जरूरी है। एक आपका डू यू नो दे रखा है बुक में कि केदारनाथ के अंदर जो लैंडस्लाइड हुआ था 2013 के अंदर, द केदारनाथ लैंडस्लाइड इन उत्तराखंड ऑकर्ड ऑन जून 2013 एज अ रिजल्ट ऑफ डिवास्टिंग फ्लड। कि वहां पर विनाशकारी बाढ़ आई जिसके कारण वहां पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसके कारण मोर देन 5,700 people were reported dead। मतलब 5,700 लोग मर गए वहां पर। एंड मोर देन 4,200 villages suffered damage due to the flood and ensuing landslide। और जिसके कारण लगभग 4,200 जो गांव हैं वो इस बाढ़ में बहकर तबाह हो गए। ठीक है बेटा, तो आज हमने लैंड रिसोर्स के बारे में कंप्लीट कर लिया है। कल के टॉपिक में हम सॉइल के बारे में बात करेंगे, तो आप इस लैंड टॉपिक को पूरा अच्छे से रीड कीजिए। ठीक है, और अगर इसमें से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं तो उनको बनाकर आप अपनी रफ नोटबुक में लिखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके।